हेलो एवरीवन, दिस इज अदिति पाल, फाइनल ईयर स्टूडेंट फ्रॉम एम्स नागपुर। मेरी नीट में रैंक 4067 थी और मैं गया बिहार से बिलोंग करती हूँ। तो पिछले क्लास में हमने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए थे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप भी कर लिए थे और शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन नंबर 15 तक हम पहुंचे थे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम सैप। तो हमसे पूछ रहा है कि जो जाइलम एंड फ्लोएम में डिफरेंट मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, उनका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है। तो हमें केमिकल कॉम्पोजिशन बताना है जाइलम सैप एंड फ्लोएम सैप का। तो जो जाइलम सैप है, जाइलम हमें पता है कि जो जाइलम है वो ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, तो केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होगा इसका। पहला तो वाटर हो जाएगा अपना, हमारे पास वाटर होगा H2O के फॉर्म में, एंड मिनरल्स हो सकते हैं आयंस के फॉर्म में। आयंस के फॉर्म में हमारे मिनरल्स हो सकते हैं, जैसे हमारा आयरन हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है। तो ये आप कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं, जैसे कि आयरन Fe2+, Fe3+ के फॉर्म में हो सकता है, मैग्नीशियम Mg2+ के फॉर्म में हो सकता है। वैसे ही हमारा फोस्फेट PO4 3- के फॉर्म में हो सकता है। सल्फेट हमारा सल्फेट SO4 2- के फॉर्म में हो सकता है। तो ऐसे हमारे मिनरल्स का केमिकल कॉम्पोजिशन के कुछ एग्जांपल्स आप दे सकते हैं कि वो कौन से आयंस के फॉर्म में रहेंगे। देन ये तो था हमारा जाइलम सैप का। उसके बाद आता है फ्लोएम सैप। तो फ्लोएम सैप जो है उसका कंटेंट्स केमिकल कॉम्पोजिशन क्या रहता है। तो हमें पता है जो फ्लोएम है वो हमारा ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है। और ये भी हमें पता है कि जो ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड है वो मेनली कौन से शुगर के फॉर्म में होता है, तो सुक्रोज के फॉर्म में होता है। तो ये तो हमारा पहला कंटेंट हो जाएगा। अब सुक्रोज कैसे, सुक्रोज हमें पता है कि सुक्रोज यूनिवर्सल सॉल्वेंट यानी वाटर के साथ रहेगा। तो सेकंड कंटेंट हमारा यहाँ पे भी वाटर होगा। सो वाटर होगा, सुक्रोज होगा, उसके साथ साथ इतना ही कंटेंट नहीं होगा फ्लोएम का, फ्लोएम में अमाइनो एसिड्स भी होंगे कुछ, और उसके साथ साथ जो है हमारे पास ट्रेसेस ऑफ मिनरल्स भी देखने को मिल सकते हैं। सो जाइलम सैप और फ्लोएम सैप का हमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन बताना था। तो जाइलम सैप तो हमारा जो वाटर एंड मिनरल्स से बना होगा एंड माइल्डली एसिडिक होगा, जबकि जो हमारा फ्लोएम सैप है उसमें हमारा फूड का ट्रांसलोकेशन होता है, तो मेनली सुक्रोज होगा और साथ में हमारा वाटर होगा एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ट्रेसेस ऑफ मिनरल्स होंगे एंड अमाइनो एसिड्स होंगे। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। ऑब्जर्व द फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन प्रोवाइडेड बिलो द फिगर। तो ये फिगर हमें दिख रहा है, इसको हमें ऑब्जर्व करना है और क्वेश्चंस को आंसर करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या डिफरेंस है ये दोनों फिगर्स में। यहाँ पे जो कैपिलरी ट्यूब है वो तो उसका डायमीटर थोड़ा ज्यादा है, जबकि यहाँ पे कैपिलरी ट्यूब का डायमीटर थोड़ा कम है, थोड़ी पतली कैपिलरी ट्यूब है। इतना हमें डिफरेंस दिख रहा है। अब पूछ रहा है why does ट्यूब बी शो हायर वाटर राइज देन ट्यूब ए। ठीक है, तो क्यों ट्यूब बी में जो वाटर है वो थोड़ा ज्यादा राइज कर रहा है, जबकि ट्यूब ए में वाटर थोड़ा कम राइज कर रहा है। आखिर क्या रीजन है इसका, तो हमें ये बताना है क्वेश्चन नंबर 17 में। ठीक है, तो क्या हो रहा है आखिर। सो कैपिलरी एक्शन क्या है। So capillary action is a phenomenon which causes upward movement of liquids through a tube or a cylinder. तो एक कोई ट्यूब है या कोई सिलेंडर है, उसमें जो अपवर्ड मूवमेंट ऑफ लिक्विड्स होता है थ्रू अ ट्यूब और अ सिलेंडर, वो करवाता है हमारा, वो फेनोमेनन को कहते हैं हम कैपिलरी एक्शन। ठीक है, अब कैपिलरी एक्शन तो हुआ, अब ये होता क्यों है,
It occurs due to adhesive and cohesive forces. Cohesive forces यानी attraction between like molecules and adhesive forces यानी attraction between unlike molecules. ठीक है, तो adhesive and cohesive forces के वजह से जो हमारा कैपिलरी एक्शन है वो होता है। ठीक है, तो अब डिपेंड किस किस चीज पे करता है कैपिलरी एक्शन। तो कैपिलैरिटी जो है वो डिपेंड करती है ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो डायमीटर ऑफ द ट्यूब पे डिपेंड करता है कैपिलरी एक्शन जो है हमारा। जो जितनी ट्यूब नैरो होगी उतना हाई लिक्विड राइज करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नैरो ट्यूब में लिक्विड ज्यादा राइज कर रहा है। उसके बाद सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू द सरफेस एरिया। एंड सरफेस टेंशन हमें पता है स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स के वजह से होता है। जो तो जितना लेसर एरिया होगा उतना ज्यादा कॉम्पैक्टनेस होगा। सो दिस रिजल्ट्स इन मोर सरफेस टेंशन इवेंचुअली लीडिंग टू हायर वाटर राइज इन द ट्यूब। तो आप देख सकते हैं कि अगर पतला ट्यूब है हमारे पास तो पतले ट्यूब का जो एरिया है वो भी हमारा कम होगा, और तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन है वो भी हमारा ज्यादा होगा और कॉम्पैक्टनेस ज्यादा होगी। इसके वजह से जो वाटर लेवल है वो ज्यादा हाई होगा इन द कैपिलरी ट्यूब जो पतला है। तो दो रीजंस हमने देख लिए कि क्यों आखिर यहाँ पे ज्यादा राइज हो रहा है। पहला तो हमने देखा कि डायमीटर ऑफ द ट्यूब पे डिपेंड कर रहा है। जितना ज्यादा डायमीटर होगा उतना कम वाटर राइज होगा। तो और जो दूसरा रीजन है कि अगर कम एरिया है इस ट्यूब का, क्योंकि इसका डायमीटर कम है, तो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स की जो कॉम्पैक्टनेस है वो भी बढ़ जा रही है। और इस कॉम्पैक्टनेस के बढ़ने के वजह से सरफेस टेंशन बढ़ रहा है, और वो सरफेस टेंशन इस वाटर कॉलम को पुश कर रहा है ज्यादा इन कंपैरिजन टू द ट्यूब जिसका डायमीटर ज्यादा है। सो यहाँ पे ज्यादा सरफेस टेंशन लग रहा है वाटर मॉलिक्यूल्स पे बिकॉज देयर द एरिया इज लेस। ठीक है, सो ट्यूब बी विल शो अ हायर वाटर लेवल वाटर राइज देन ट्यूब ए बिकॉज क्यों शो करेगा, बिकॉज ट्यूब बी एक्सपीरियंसेस इंक्रीज्ड सरफेस टेंशन ड्यू टू इट्स नैरो साइज। तो नैरो साइज होने के वजह से जो ट्यूब बी है वो इंक्रीज्ड सरफेस टेंशन शो कर रहा है, और इंक्रीज्ड सरफेस टेंशन ही पुश कर रहा है हमारे वाटर लेवल को टू ग्रेटर हाइट्स देन द ट्यूब विथ लार्जर डायमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, व्हाट आर एक्वापोरीन्स, हाउ डज presence of aquaporins affect osmosis। तो aquaporins क्या है और presence of aquaporins कैसे हमारा जो osmosis है उसको affect करता है। तो सबसे पहले aquaporins है क्या। सो aquaporins जो है वो हमारे पास एक ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल प्रोटीन्स हैं। सो एक्वापोरिन आप देख सकते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन पूरे मेम्ब्रेन को कवर कर रहे हैं। सो ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल प्रोटीन है, और एक्वा का मतलब क्या है, वाटर। ठीक है, पोरीन मतलब पोर के जैसा। सो ये क्या ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल प्रोटीन है जो हेल्प करते हैं इन रेगुलेटिंग द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के हेल्प से फ्लो ऑफ वाटर को रेगुलेट करने में जो हेल्प करते हैं, हम यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम के अंदर कि वाटर मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं और हमें एक्वापोरिन्स दिख रहे हैं जो कि ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल प्रोटीन्स हैं, और ये हेल्प कर रहे हैं इन रेगुलेटिंग द फ्लो ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये है हमारे पास एक्वापोरिन्स। अब हमने देख लिया कि एक्वापोरिन्स है क्या। अब हाउ डज द प्रेजेंस ऑफ एक्वापोरिन्स अफेक्ट ओस्मोसिस। तो हमें पता है ओस्मोसिस इज अ मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब ओस्मोसिस को एक्वापोरिन्स कैसे अफेक्ट कर रहे हैं वो हमें बताना है। सो एक्वापोरिन्स अफेक्ट ओस्मोसिस, हाँ सही बात है,
तो कैसे करता है एक्वापोरिन्स ऑस्मोसिस को अफेक्ट, कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर पोलर मॉलिक्यूल्स, सो दे विल डिफ्यूज स्लोली थ्रू द हाइड्रोफोबिक लिपिड बाइलेयर। हमें पता है कि जो लिपिड बाइलेयर है वो तो हाइड्रोफोबिक है, उससे वाटर मॉलिक्यूल्स को जाना आसान नहीं है। So they will diffuse slowly through the hydrophobic lipid bilayer, and most of the water molecules will go through aquaporins, क्योंकि वो वैसे तो लिपिड बाइलेयर को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, सो उनको एक्वापोरिन से जाना पड़ेगा। ठीक है, तो जो रेट ऑफ ऑस्मोसिस होती है इज देयरफॉर इंक्रीज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्वापोरिन्स। सो एक्वापोरिन्स जो है, जो रेट ऑफ ऑस्मोसिस है उसको बढ़ाने में हेल्प करेंगे, क्योंकि लिपिड बाइलेयर से तो हमारा पानी पास नहीं कर पाएगा, तो हमें कुछ चैनल्स चाहिए जो जो पानी को पास करने में हेल्प करें। ठीक है, तो ये होता है एक्वापोरिन्स का काम। तो जो अदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि हमारे आयंस या अदर मॉलिक्यूल्स हैं, वो भी हमारे एक्वापोरिन्स के थ्रू पास नहीं कर सकते। एक्वापोरिन्स जो है, सो जो एक्वापोरिन्स हैं दे आर ओनली स्पेसिफिक फॉर वाटर, एंड ये वाटर के ट्रांसपोर्ट को ही हेल्प करते हैं। सो और कोई मटेरियल्स जैसे आयंस, सुक्रोज, ये सारे पास नहीं कर पाएंगे थ्रू द एक्वापोरिन्स। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास। एब्सिसिक एसिड इज कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन। हाउ डज दिस हार्मोन overcome stress conditions? From where does this hormone get released in leaves? तो हम एब्सिसिक एसिड जो है उसको हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। ठीक है, तो अब स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, तो ये कैसे स्ट्रेस कंडीशंस को ओवरकम करता है ये हमें एक्सप्लेन करना है, और उसके साथ साथ ये कहाँ से रिलीज होता है इन द लीव्स वो भी हमें बताना है। सो एब्सिसिक एसिड को हम पहले तो स्ट्रेस हार्मोन क्यों बोलते हैं वो हमें एक्सप्लेन करना है। सो जो एब्सिसिक एसिड होता है इट इज कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन बिकॉज स्ट्रेस इसलिए कहते हैं बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सेस इन प्लांट्स अगेंस्ट स्ट्रेस कंडीशंस। तो जो स्ट्रेस कंडीशंस होती हैं वहां पे वेरियस रिस्पॉन्सेस को एब्सिसिक एसिड जो है इंड्यूस करता है। तो जैसे हमारे बॉडी में स्ट्रेस कंडीशंस में हमारा एड्रेनर्जिक हार्मोन्स रिलीज होते हैं, वैसे ही अगर प्लांट को स्ट्रेस कंडीशंस फेस करने पड़ते हैं तो एड्रेनर्जिक हार्मोन्स की तरह, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स की तरह जो होता है वो होता है एब्सिसिक एसिड। तो ये करता क्या है, ये क्या करेगा कि इट इंक्रीजेस द टॉलरेंस ऑफ प्लांट्स टुवर्ड्स वेरियस स्ट्रेसेस। जैसे कि हमारे पास स्ट्रेसेस हो रहे हैं बहुत ज्यादा प्लांट को, तो इट विल इंड्यूस द क्लोजर ऑफ स्टोमाटा ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस। तो जब वाटर स्ट्रेस हो रहा है तो स्टोमाटा को क्लोज कर दो। देन अगर हमारे पास सीड जर्मिनेशन का प्रॉपर कंडीशंस नहीं है, फेवरेबल कंडीशंस नहीं है कि सीड जर्मिनेट हो पाए, तो सीड डॉर्मेंसी को प्रमोट कर लो, यानी सीड को डॉर्मेंसी की तरफ भेज दो, अभी जर्मिनेट करने की कोई जरूरत नहीं है, तो सीड डॉर्मेंसी के लिए भेज दो। उसके बाद इट हेल्प्स सीड्स विदस्टैंड डेसिकेशन, यानी डेसिकेट होने से प्रिवेंट करता है एब्सिसिक एसिड। तो हमने क्या देखा कि क्लोजर ऑफ स्टोमाटा को इंड्यूस करेगा, साथ साथ ही हमारे पास सीड डॉर्मेंसी को इंड्यूस करेगा और सीड डेसिकेशन को प्रिवेंट करेगा। यानी ये सब अनफेवरेबल कंडीशंस हैं जो प्लांट्स फेस नहीं करना चाहते, तो उसमें उसको फेस करने के लिए हेल्प करेगा एब्सिसिक एसिड। और साथ ही इट ऑल्सो हेल्प्स इन इंड्यूसिंग डॉर्मेंसी इन प्लांट्स at the end of growing season and promotes abscission of leaves, fruits and flowers। तो जो हमारे पास डॉर्मेंसी होती है एट द एंड ऑफ द ग्रोइंग सीजन उसको भी इंड्यूस करने में हेल्प करता है एंड प्रमोट्स एब्सिशन ऑफ लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स।
तो जो लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स है उनको भी डोरमेंसी में भेजता है ताकि वो फॉल आउट ना हो जाए स्ट्रेस कंडीशंस में एट द एंड ऑफ द ग्रोइंग सीजन। जब ग्रोइंग सीजन हमारा खत्म हो रहा है तो जो प्लांट्स की ग्रोथ है उसको कहीं ना कहीं वो डोरमेंसी में भेजेगा ताकि वो एंड ऑफ द ग्रोइंग सीजन में फॉल आउट ना हो जाए। तो एब्सिसिक एसिड जो है हमारा इसीलिए स्ट्रेस हार्मोन कहलाता है, क्योंकि ये कंडीशंस में वो हेल्प करता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 पे। वी नो दैट प्लांट्स आर हार्म्ड बाय एक्सेस वाटर बट प्लांट्स सर्वाइव अंडर फ्लडेड कंडीशन। हाउ आर दे एबल टू मैनेज एक्सेस वाटर? हमें पता है कि प्लांट्स को अगर आप एक्सेस वाटर दोगे तो प्लांट्स हार्म होंगे बाय द एक्सेस वाटर, पर फिर भी जो प्लांट्स है वो सरवाइव कर लेते हैं अंडर फ्लडेड कंडीशंस। तो कैसे वो मैनेज कर पाते हैं एक्सेस वाटर को इन फ्लडेड कंडीशंस? सो क्या होता है फ्लडेड कंडीशंस में वो हमें बताना है। तो ऑक्सीजन डिप्राइवेशन होता है क्या इन फ्लडेड कंडीशंस? तो अगर फ्लडेड कंडीशन है तो एरेशन ऑफ द सॉइल कम होगा। जाहिर सी बात है कि पूरा पानी है सॉइल के अराउंड, सो एरेशन यानी एयर जो है वो सॉइल तक एंटर नहीं कर पाएगी। एज अ रिजल्ट प्लांट रूट्स कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन। सो जो प्लांट्स रूट होते हैं वो हमारे डिप्राइव्ड हो जाते हैं ऑक्सीजन से, क्योंकि पूरे चारों तरफ हमारे पास पानी है, सो प्लांट सॉइल तक ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाता है। सो जो प्लांट है वो क्या करता है, अब तो ऑक्सीजन पहुंच नहीं रहा है तो क्या प्लांट गिव अप करेगा? तो नहीं, प्लांट विल स्विच टू एनारोबिक कंडीशंस। तो बिना ऑक्सीजन के भी अब एनारोबिक कंडीशंस में ठीक है उसने जाने का डिसीजन ले लिया, पर वो आखिर कितने टाइम तक बिना ऑक्सीजन के रहेगा? तो कुछ टाइम तक तो एनारोबिक कंडीशंस में रह लेगा, लेकिन ज्यादा लॉन्ग टाइम तक नहीं रह पाएगा एंड इवेंचुअली यानी कि टाइम के साथ इट विल लीड टू डेथ ऑफ द प्लांट। तो फाइनली जो है प्लांट की डेथ हो जाएगी, क्योंकि वो ज्यादा टाइम तक एनारोबिक कंडीशंस को भी सस्टेन नहीं कर पाएगा। फाइनली उसको ऑक्सीजन चाहिए ही रहेगा और ऑक्सीजन जो है वो नहीं मिल रहा है, तो वो एनारोबिक कंडीशंस को सस्टेन नहीं कर पाएगा एंड फाइनली जो प्लांट है उसकी डेथ हो जाएगी। अगर फ्लडेड कंडीशंस हैं काफी टाइम तक तो जो प्लांट है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। सो क्वेश्चन नंबर 21 हमसे पूछ रहा है डिफरेंशिएट बिटवीन डिफ्यूजन एंड ट्रांसलोकेशन इन प्लांट्स। तो हमें डिफ्यूजन और ट्रांसलोकेट में डिफरेंशिएट करना है। जो डिफ्यूजन है वो क्या है? तो सबसे पहले हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए डिफ्यूजन की और ट्रांसलोकेशन की। डिफ्यूजन इज द नेट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन्स ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन to the regions of lower concentration over short distances। यानी डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस बहुत कम है इस काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट में, एंड जो मॉलिक्यूल्स है दे आर मूविंग फ्रॉम द रीजन्स ऑफ देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन। यानी मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव कर रहे हैं अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से टू अपने लोअर कॉन्सेंट्रेशन और डिस्टेंस बहुत ही कम है, तो ये है हमारा डिफ्यूजन। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन क्या है? ट्रांसलोकेशन इज द बल्क मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। तो यहाँ पे बल्क मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस हो रहा है, और वो भी कैसे हो रहा है? बाय कंडक्टिंग और वैस्कुलर टिश्यूज। ट्रांसलोकेशन इज बाय कंडक्टिंग एंड वैस्कुलर टिश्यूज। ये शॉर्ट डिस्टेंसेस में नहीं हो रहा है, ये लॉन्ग डिस्टेंसेस में हो रहा है। एंड डिफ्यूजन तो अपने आप थ्रू मेम्ब्रेन हो जा रहा था, पर यहाँ पे हमें लॉन्ग जो है कंडक्टिंग और वैस्कुलर टिश्यूज लग रहे हैं, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस इन प्लांट। पहला तो हमने डेफिनेशन देखा कि ट्रांसलोकेशन तो बल्क मूवमेंट है, बहुत सारा सब्सटेंस जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है बाय कंडक्टिंग और
वैस्कुलर टिश्यूज दैट आर जाइलम एंड फ्लोएम, एंड वो भी लॉन्ग डिस्टेंसेस में हो रहा है, शॉर्ट डिस्टेंसेस में नहीं हो रहा है। फिर लोकेशन जो है, डिफ्यूजन विल अकर थ्रू मेम्ब्रेन्स। तो हमें पता है कि जो डिफ्यूजन है वो अक्रॉस मेम्ब्रेन्स होता है, जबकि ट्रांसलोकेशन जो है कंडक्टिंग टिश्यूज में होता है। और ये कंडक्टिंग टिश्यूज कौन से हैं? तो जाइलम है एंड फ्लोएम है। जबकि डिफ्यूजन तो आराम से अक्रॉस मेम्ब्रेन्स हो रहा है। ठीक है, तो ये है हमारा लोकेशन की कैसे हो रहा है। उसके बाद क्वांटिटी। सो क्वांटिटी में हमें पता है कि डिफ्यूजन जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा, यानी कम ही मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट होंगे बाय डिफ्यूजन, जबकि ट्रांसलोकेशन जो है वहां पे हमारा बल्क मूवमेंट देखने को मिलेगा, यानी बहुत सारा सब्सटेंस जो है एक साथ ट्रांसपोर्ट होगा थ्रू वेसल्स, जाइलम एंड फ्लोएम। फिर डिस्टेंस में जो डिफ्यूजन है दैट इज कैरीड आउट ओवर स्मॉल डिस्टेंसेस, ये तो हमें पता है। और जो ट्रांसलोकेशन है that happens over long distances. Now, what are the substances that are transported? सो इन डिफ्यूजन जो है वाटर एंड गैसेस होता है मेनली ट्रांसपोर्टेड, जबकि ट्रांसलोकेशन में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो चीपली ट्रांसपोर्टेड होते हैं। वाटर एंड गैसेस तो आराम से डिफ्यूज कर सकते हैं, पर ट्रांसलोकेशन में हमारे पास वाटर होता है, मिनरल्स होता है, फ्लोएम के थ्रू सारा फूड होता है प्लांट का। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स चीपली होते हैं। उसके बाद जो डिफ्यूजन है वो कौन सा टाइप का ट्रांसपोर्ट है? सो इट इज अ पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये हमें पता है कि डिफ्यूजन जो है वो पैसिव प्रोसेस है, जबकि ट्रांसलोकेशन एक्टिव एंड पैसिव दोनों का कॉम्बिनेशन है, बोथ एक्टिव एंड पैसिव पाथवेज। उसके बाद तो हम अगर एक बार डिफरेंस देखना चाहें तो सबसे पहले डेफिनेशन हम लिखते हैं कि डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम रीजन्स ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन्स ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। डिस्टेंस जो है शॉर्ट है, मेम्ब्रेन के अक्रॉस होता है, स्मॉल डिस्टेंस में होता है, नो बल्क मूवमेंट देखने को मिलता है, एंड यूजुअली गैसेस एंड वाटर ट्रांसपोर्ट होते हैं, एंड इट इज अ टाइप ऑफ पैसिव प्रोसेस। जबकि वही अगर हम ट्रांसलोकेशन में देखना चाहें तो बल्क मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस होता है, किसके अक्रॉस होता है? वैस्कुलर टिश्यूज, जाइलम एंड फ्लोएम के अक्रॉस, ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस होता है, कंडक्टिंग टिश्यूज के थ्रू होता है जैसे जाइलम एंड फ्लोएम, एंड ट्रांसपोर्ट इज ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस एंड बल्क मूवमेंट होता है सब्सटेंसेस का, एंड ऑल्सो यूजुअली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का होता है, जबकि इसमें यूजुअली गैसेस एंड वाटर का होता है, एंड दिस ट्रांसलोकेशन कैन बी बोथ एक्टिव एंड पैसिव। जबकि डिफ्यूजन इज ओनली अ पैसिव प्रोसेस। तो ऐसे हमने जो डिफरेंसेस हैं बिटवीन डिफ्यूजन एंड ट्रांसलोकेशन वो हमने देखे। बेस्ड ऑन पहले हम डिफाइन करेंगे, फिर हम बताएंगे किसके थ्रू होता है, फिर लॉन्ग डिस्टेंसेस या शॉर्ट डिस्टेंसेस के थ्रू, फिर क्वांटिटी कैसे रहती है सब्सटेंसेस की, फिर कौन से सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट होते हैं, एंड फाइनली कौन सा ट्रांसपोर्ट होता है दैट इज एक्टिव होता है या फिर पैसिव होता है। तो ये था हमारा डिफ्यूजन एंड ट्रांसलोकेशन के बीच का डिफरेंस। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। हाउ इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन डिफरेंट फ्रॉम डिफ्यूजन? अभी हमने डिफ्यूजन और ट्रांसलोकेशन के बीच किया, अब हमें बताना है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और डिफ्यूजन के बीच। ठीक है, सो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे। तो डिफाइन करने में डिफ्यूजन क्या है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, वो होता है हमारा सिंपल डिफ्यूजन। जबकि जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है वो क्या होता है? So that is the movement of molecules through a membrane along the concentration gradient with the help of carrier molecules। तो ये भी हमारा थ्रू अ मेम्ब्रेन हो रहा है एंड along the concentration gradient हो रहा है, बट with the help of carrier molecules हो रहा है, तो हम उसको कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, उसके बाद डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हमें डिफरेंस करना है। तो डिफ्यूजन क्या है? Diffusion is unassisted movement of molecules from a higher to lower concentration, जबकि facilitated diffusion is
असिस्टेड विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन्स एंड बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन तो है ही, एंड अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है, एंड साथ ही कैरियर मॉलिक्यूल भी है हमारे पास। कैरियर मॉलिक्यूल ही जो है वो हमारा असिस्ट कर रहा है, जबकि डिफ्यूजन इज अनअसिस्टेड। ठीक है, फिर हम आते हैं कि जो डिफ्यूजन है इट विल अकर थ्रू फोस्फोलिपिड बाइलेयर। तो ये बाइलेयर को ट्रैवर्स करके ये जो हमारे पास डिफ्यूजन है वो हो रहा है, जबकि जो हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है वो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के हेल्प से हो रहा है, नॉट थ्रू द लिपिड बाइलेयर। उसके बाद जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ डिफ्यूजन, वाइल द रेट ऑफ फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट जो है वो डिपेंड करता है ऑन द काइनेटिक्स ऑफ कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट। तो जो कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट के काइनेटिक्स हैं उस पे उसके रेट पे डिपेंड करता है द रेट ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं कि जो डिफ्यूजन है उसके हेल्प से स्मॉल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स ही ट्रांसपोर्ट हो पाते हैं, जबकि हमारा जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है उसके हेल्प से जो लार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो भी हमारे ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। जबकि डिफ्यूजन जो है वो क्योंकि अनअसिस्टेड है तो सिर्फ स्मॉल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ही ट्रांसपोर्ट हो पाएंगे। उसके बाद हमारे पास जो एग्जाम्पल्स हैं फॉर डिफ्यूजन, उसमें है डिफ्यूजन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस अक्रॉस द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। तो डिफ्यूजन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस अक्रॉस रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन हमारा सिंपल डिफ्यूजन का जो है एग्जाम्पल हो गया, जो कि अनअसिस्टेड है। जबकि हमें पता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं। तो हमने देखा था पिछले लेक्चर में कि यूनिपोर्ट हो सकता है, एंटीपोर्ट हो सकता है, और क्या हो सकता है हमारे पास, सिम्पोर्ट हो सकता है। तो ये है हमारे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के एग्जाम्पल्स। तो ऐसे हमने डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बीच डिफरेंस कर लिया कि क्या क्या पॉइंट्स होते हैं इनके बीच जो जिससे हम इनको डिफरेंशिएट करते हैं। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। सो क्वेश्चन नंबर 23 हमसे पूछ रहा है एक्सप्लेन द मास फ्लो हाइपोथेसिस ऑफ ट्रांसपोर्ट इन फ्लोएम। सो जो फ्लोएम है उसमें मास फ्लो हाइपोथेसिस को हमें समझाना है कि मास फ्लो हाइपोथेसिस ऑफ ट्रांसपोर्ट आखिर क्या है फ्लोएम के अंदर। तो जो फ्लोएम है उसके अंदर मास फ्लो हाइपोथेसिस क्या है। सो मास फ्लो हाइपोथेसिस जो है इट इज आल्सो नोन एज द प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। ठीक है, तो मास फ्लो हाइपोथेसिस को हम प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये डिस्क्राइब करता है द मूवमेंट ऑफ सैप थ्रू द फ्लोएम। तो जो सैप फ्लोएम के अक्रॉस मूव कर रहा है उसके मूवमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए जो हाइपोथेसिस है दैट इज मास फ्लो हाइपोथेसिस। और इसको प्रपोज किसने किया था, जर्मन फिजियोलॉजिस्ट अर्नस्ट मंच इन 1930। तो क्या होता है आखिर इस मास फ्लो या प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस में। तो सबसे पहले होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सुक्रोज फ्रॉम सोर्स टू द कॉम्पेनियन सेल्स। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कॉम्पेनियन सेल्स आपको दिख रहा है और आपको सोर्स दिख रहा है। सो सोर्स से जो हमारा सुक्रोज है वो कहाँ जाएगा, सोर्स से सुक्रोज जाएगा कॉम्पेनियन सेल्स के अंदर। उसके बाद क्या होगा कि कॉम्पेनियन सेल्स के बाद वो जाएगा फ्लोएम के अंदर। तो यहाँ पे होगी फ्लोएम लोडिंग। ठीक है, तो सबसे पहले सोर्स से गया कॉम्पेनियन सेल के अंदर, कॉम्पेनियन सेल्स से गया फ्लोएम के अंदर। उसके बाद क्या हुआ, जो वाटर है वो जाइलम से फ्लोएम के अंदर आया। ठीक है, तो जाइलम से वाटर जो है सीव ट्यूब्स के अंदर आया। अब क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा इन सीव ट्यूब्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रांसपोर्ट हो रहा है इन द सीव ट्यूब। उसके बाद जो है फ्लोएम अनलोडिंग होगा। अब क्या है, अब हमारे पास कॉम्पेनियन सेल के जहाँ पे सिंक है जहाँ पे, वहां पे अनलोड होगा जो हमारा फ्लोएम में पहले लोड हुआ था। अब क्या होगा, अब यहाँ पे अनलोडिंग होगी। एंड फाइनली जो है हमारे पास
फाइनली जो हमारे पास है सोर्स से सिंक तक जो हमारा फूड हम भेजना चाहते थे वो चला जाएगा। सबसे पहले क्या हुआ, सोर्स टू कॉम्पेनियन सेल्स, सम अमाउंट ऑफ सुक्रोज जो है लीफ से कॉम्पेनियन सेल्स के अंदर गया, किसके थ्रू, थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा, एंड अक्रॉस द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हुआ, दैट इज फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो जो सोर्स है उससे जो है हमारा कॉम्पेनियन सेल के अंदर चला गया हमारा फूड। उसके बाद क्या हुआ, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हुआ जिससे फ्लोएम लोडिंग हुआ। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो सुक्रोज है कॉम्पेनियन सेल से सीव ट्यूब में गया जिसको हमने फ्लोएम लोडिंग कहा, एंड दिस हैपेंस थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि यहाँ पे जो सुक्रोज है दैट विल मूव अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हुआ जिससे जो हमारा फूड है फ्रॉम इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन गया। उसके बाद मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द जाइलम हुआ। तो जो वाटर है, वाटर पोटेंशियल जो सीव ट्यूब का है, क्योंकि वो कम हो गया है एज कम्पेयर टू वाटर पोटेंशियल इन द जाइलम। क्यों? क्योंकि ज्यादा सुक्रोज आ गया है अंदर बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो अब वाटर पोटेंशियल कम हो गया, तो वाटर जो है अपने हायर पोटेंशियल से अपने लोअर पोटेंशियल पे आने का कोशिश करेगा। तो वाटर विल कम फ्रॉम जाइलम टू द सीव ट्यूब्स ऑफ द फ्लोएम। क्यों? क्योंकि वाटर पोटेंशियल कम हो रहा है यहाँ पे और हमें वाटर पोटेंशियल रिस्टोर करना है। फिर जो ट्रांसपोर्ट होगा सीव ट्यूब में, बिकॉज क्योंकि वाटर आ गया, यहाँ का टर्गर प्रेशर जो है इंक्रीज हो गया, इसके वजह से प्रेशर फ्लो स्टार्ट हो जाता है। सो सैप का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है टुवर्ड्स द सिंक। उसके बाद फ्लोएम अनलोडिंग होती है, दैट इज द सुक्रोज जो फ्लोएम सीव ट्यूब से है थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट जाता है टू द कॉम्पेनियन सेल, एंड फाइनली जो है सिंक में एंटर कर जाता है, दैट आर ऑर्गन्स लाइक रूट्स और एक्टिवली मेटाबोलाइजिंग ऑर्गन्स लाइक फ्रूट्स, एंड इसको हम फ्लोएम अनलोडिंग कहते हैं। तो जैसे सुक्रोज जो है अनलोड हो चुका है, द वाटर पोटेंशियल ऑफ द सीव ट्यूब फिर से इंक्रीज हो जाता है कंपेयर टू द नियर बाई जाइलम वेसल, एंड वाटर फिर से जो है हमारे पास सीव ट्यूब से जाइलम में चला जाएगा। तो ऐसे जो है वाटर का एक्सचेंज होता है, जैसे ही फ्लोएम लोडिंग होती है एंड फ्लोएम अनलोडिंग होती है। फ्लोएम लोडिंग होगी एट द सोर्स एंड फ्लोएम अनलोडिंग होगी एट द सिंक, तो वैसे ही हमारा जाइलम में भी वाटर आएगा और जाएगा। सो दिस इज द मास फ्लो हाइपोथेसिस ऑफ ट्रांसपोर्ट इन फ्लोएम। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। ऑब्जर्व द डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग। तो हमें यहाँ पे स्टोमाटा ओपन एंड स्टोमाटा क्लोज्ड का डायग्राम दिख रहा है। अब क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन है कि आर दीज टाइप्स ऑफ गार्ड सेल्स फाउंड इन मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स। उसके बाद जो है विच ऑफ दिस शोज अ हायर वाटर कंटेंट एंड विच एलिमेंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आर दीज टाइप ऑफ गार्ड सेल्स। तो जो गार्ड सेल्स दैट सराउंड द स्टोमाटा एंड रेगुलेट, गार्ड सेल्स होते क्या है? दे सराउंड द स्टोमाटा एंड रेगुलेट इट्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग, एंड गार्ड सेल्स इन मोनोकॉट्स आर फाउंड टू बी डम्बेल शेप्ड एंड इन डाइकॉट्स दे आर किडनी बीन शेप्ड। तो हम यहाँ पे देखा था हमने कि यहाँ पे तो गार्ड सेल्स किडनी बीन शेप्ड दिख रहे थे, तो यानी कि ये कौन सा प्लांट है? तो ये हमारा डाइकॉट है। ठीक है, तो ये जो हमारे किडनी बीन शेप्ड हैं, ये हमारे कहाँ देखने को मिलेंगे? तो ये हमारे डाइकॉट्स में देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद विच ऑफ दीज शोज अ हायर वाटर कंटेंट, 1 और 2। ठीक है, तो टर्जिडिटी एंड फ्लैसिडिटी ऑफ जो गार्ड सेल्स है तो स्टर हो जाते हैं, तो जो उनके थिन वॉल्स एंड वॉल्स टाइट कनकेव टोटल गार्ड सेल्स जब टर्न हो जाता है, ओपन द स्टमचर। तो हमारे पास कंक्लूड कर सकते समान है दिख रहा है, जबकि बी में जो है वो कम वाटर कंटेंट है, तभी हमारा जो गार्ड सेल्स हैं वो फ्लैसिड हैं
फ्लैसिड हैं और इसके वजह से देयर थिक वॉल्स आर रिवर्टिंग बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन एंड जो स्टोमेटल एपर्चर है वो हमारा क्लोज्ड दिख रहा है क्योंकि गार्ड सेल्स के अंदर उतना जो वाटर कंटेंट है वो बहुत कम है। ठीक है, तो किसमें हायर वाटर कंटेंट है? ऑब्वियसली जो स्टोमाटा ओपन है उसके गार्ड सेल्स में हायर वाटर कंटेंट है। देन विच एलिमेंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा? सो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा में जो आयन रोल प्ले करता है दैट इज पोटेशियम आयंस। सो पोटेशियम आयंस इन गार्ड सेल्स जो है वो कॉज करते हैं rise in osmotic pressure and water gets absorbed from surrounding cells और इसी से हमारा जो टर्गर प्रेशर है वो भी इंक्रीज होता है एंड जो स्टोमाटा है वो ओपन हो जाते हैं। देन मूवमेंट ऑफ के प्लस आउटसाइड जब होता है सो लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाता है एंड वाटर विल ऑल्सो मूव आउट फ्रॉम द गार्ड सेल्स टू सराउंडिंग सेल्स। इससे क्या होगा, इससे जो हमारे गार्ड सेल्स हैं वो जो टर्गिड हो गए थे अब वो फिर से क्या होंगे, अब फिर से फ्लैसिड हो जाएंगे। So these guard cells become flaccid and the stomatal pore जो है that is closed. So कौन responsible है for the opening and closing of stomata? So potassium ions जो है they play a major important role in opening and closing of stomata. तो यहाँ पे which element plays an important role? तो ये हो जाएगा potassium is the element and ions पूछा तो potassium ions। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। डिफाइन यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट एंड एंटीपोर्ट एंड डू दे रिक्वायर एनर्जी। तो ये हमने पिछले सेशन में भी डिफाइन किए थे, तो चलिए एक और बार इन्हें डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले जो ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस होता है दैट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन्स, उसको हम कहते हैं फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। और ये जो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट होता है दैट इज ऑफ 3 टाइप्स। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन that is of 3 types, that is यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट एंड एंटीपोर्ट। अब जो यूनिपोर्ट है उसमें क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल होता है थ्रू कैरियर प्रोटीन्स विदाउट कपलिंग विथ अनदर मॉलिक्यूल, यानी यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल जो है मूव करेगा, कोई अदर मॉलिक्यूल के साथ कपलिंग नहीं होगी और इसको हम बोलेंगे यूनिपोर्ट ट्रांसपोर्ट। देन एंटीपोर्ट क्या है, तो एंटीपोर्ट जो है ये जो टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट है इट टेक्स प्लेस थ्रू कैरियर प्रोटीन्स और इसमें क्या होता है 2 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स रहते हैं, कपलिंग होती है एंड 2 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हैव टू मूव टुगेदर बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तब हम इसको बोलेंगे एंटीपोर्ट ट्रांसपोर्ट। एंड देन सिम्पोर्ट में क्या होता है, सिम्पोर्ट में भी हमारे पास कपलिंग होती है, तो 2 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे पर ये जो है इन द सेम डायरेक्शन मूव करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं होगी और कैरियर प्रोटीन्स इन्वॉल्व होंगे। सो कैरियर प्रोटीन्स इन्वॉल्व होंगे, 2 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स मूव टुगेदर इन द सेम डायरेक्शन और इसको हम बोलते हैं सिम्पोर्ट। देन एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है क्या इन ट्रांसपोर्ट में, तो नहीं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है अक्रॉस अ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन्स बट इट डज नॉट इन्वॉल्व द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, सो दे डू नॉट रिक्वायर एनर्जी। तो हमें इससे क्या पता चलता है कि जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है इट डज नॉट रिक्वायर एनी एनर्जी। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25। अब हम आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पे। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन है हमारे पास, मिनरल्स आर प्रेजेंट इन द सॉइल इन सफिशिएंट अमाउंट्स, डू प्लांट्स नीड टू एडजस्ट द टाइप ऑफ सॉल्यूट्स दैट रीच द जाइलम, व्हिच मॉलिक्यूल्स हेल्प टू एडजस्ट दिस, हाउ डू प्लांट्स रेगुलेट द टाइप एंड क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट्स दैट रीच द जाइलम। तो हमसे इतना ही पूछ रहा है कि जो हमारे पास मिनरल्स हैं वो तो सॉइल में प्रेजेंट है, अब प्लांट्स कैसे कंट्रोल करेंगे कि कौन सा सॉल्यूट उनको चाहिए एंड कितना चाहिए। ठीक है, तो जो प्लांट्स हैं, हाँ प्लांट्स को चाहिए कि वो एडजस्ट करें द टाइप ऑफ सॉल्यूट दैट रीचेस द जाइलम। अब वो कैसे करेंगे प्लांट्स, तो सबसे पहला रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स होते हैं।
So the molecules that regulate the iron content in the plant are transmembrane proteins present in the plasma membrane of the root hair cells and the endodermis. तो जो रूट हेयर सेल्स है एंड एंडोडर्मिस है, वहां पे कुछ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं जिनका स्पेशल नाम है रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स। तो पहले तो रूट हेयर सेल में क्या है कि अपटेक ऑफ द मिनरल आयंस आर रेगुलेटेड बाय मेम्ब्रेन प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द रूट हेयर सेल्स। ये तो हमने देखा कि मेम्ब्रेन में कुछ इंटीग्रल प्रोटीन्स होगा, बस उसका स्पेशलाइज्ड नाम होगा, दैट इज रेगुलेटरी प्रोटीन्स। और एटीपी जो है वो रिक्वायर्ड होता है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ दीज मिनरल्स selectively through ion pumps across the membrane of root cells against the concentration gradient, और इसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। और इसीलिए आयन पम्प्स है हमारे पास, और ये रेगुलेटरी प्रोटीन्स हेल्प कर रहे हैं उन पर्टिकुलर आयंस को फॉर बीइंग ट्रांसपोर्टेड। उसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बाद हमने देखा कि रूट हेयर सेल्स में कुछ रेगुलेटरी प्रोटीन्स होंगे। अब वैसे ही हमारे पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एंडोडर्मिस है, वहां पे क्या होगा, एक इम्परमेबल सुबेरिन लेयर होगा जो पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ द आयंस को प्रिवेंट करेगा। और उसमें साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होंगे जो टाइप एंड क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट्स को फिल्टर करेंगे, यानी कौन सा टाइप का सॉल्यूट अंदर जाना चाहिए, अगर अंदर जा रहा है तो कितना अमाउंट जाना चाहिए, तो वो तय करने वाला जो है वो हमारा एंडोडर्मिस में जो सुबेरिन नाम का इम्परमेबल मटेरियल है, वो हमारा तय करेगा कि कौन सा सॉल्यूट जा रहा है और कितने अमाउंट में जा रहा है। तो दो चीजें हमने देखा कि रूट हेयर सेल्स में क्या होता है, रेगुलेटरी प्रोटीन्स, और साथ में जो हमारा ये एंडोडर्मिस है वहां होता है सुबेरिन। ठीक है, तो ये हमारा रेगुलेट करते हैं कि कौन से सॉल्यूट्स जो हैं हमारा प्लांट के अंदर जाएंगे और किस क्वांटिटी में जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। प्लांट्स शो टेम्पोररी एंड परमानेंट विल्टिंग, डिफरेंशिएट करना है इन दोनों के बीच। एंड डज एनी ऑफ देम इंडिकेट द वाटर स्टेटस ऑफ द सॉइल। तो सबसे पहले कि टेम्पोररी विल्टिंग और जो हमारे पास परमानेंट विल्टिंग है उसमें क्या डिफरेंस है। सो टेम्पोररी विल्टिंग में क्या होगा, नाम से समझ में आ रहा है, टेम्पोररी लॉस ऑफ टर्जिडिटी होगी इन द सेल्स में, जबकि जो परमानेंट विल्टिंग है वहां पे परमानेंट लॉस ऑफ टर्जिडिटी देखने को मिलेगी। तो ये तो हमारा बेसिक डेफिनेशन हो गया टेम्पोररी विल्टिंग एंड परमानेंट विल्टिंग का। उसके बाद हमारे पास कॉज क्या क्या हो सकते हैं। सो कॉज ऑफ टेम्पोररी विल्टिंग, तो कॉज कब होगा ये, जब रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन एक्सीड्स द रेट ऑफ वाटर सप्लाई। जबकि परमानेंट विल्टिंग कब होगा, व्हेन रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज बिलो द क्रिटिकल लेवल ऑफ वाटर सप्लाई। तो जब ट्रांसपिरेशन की रेट ज्यादा हो रही है देन द वाटर सप्लाई, देन टेम्पोररी विल्टिंग होगा। एंड परमानेंट विल्टिंग कब होगा, so rate of transpiration is more than below the critical level। so rate of transpiration जो है वो बहुत ज्यादा है जबकि water supply below the critical level है, तो हमारे पास परमानेंट विल्टिंग देखने को मिलेगा। अब जो टेम्पोररी विल्टिंग है, as soon as the water supply resumes to normal, यानी रिवर्सिबल है ये। जैसे ही हमने वाटर सप्लाई को चेंज कर दिया, वाटर सप्लाई को अच्छा कर दिया, तो टेम्पोररी विल्टिंग जो है वो डिसअपियर हो गई, जबकि परमानेंट विल्टिंग है वो डिसअपियर नहीं होगी इवन आफ्टर द वाटर सप्लाई इज रिज्यूम्ड टू नॉर्मल। उसके बाद रिजल्ट क्या है कि जो टेम्पोररी विल्टिंग है उससे प्लांट रिकवर कर जाएगा, जबकि परमानेंट से प्लांट विल इवेंचुअली डाई। सो इंडिकेशंस क्या है, तो टेम्पोररी विल्टिंग इंडिकेट्स दैट द वाटर लेवल इन सॉइल इज लो, जबकि परमानेंट विल्टिंग क्या इंडिकेट करता है कि देयर इज सीवियर वाटर का शॉर्टेज। सो देयर इज नो वाटर सोर्स फॉर द प्लांट। तो हमने क्या क्या क्राइटेरियाज देखे, पहले तो टर्जिडिटी देखा, फिर कॉज देखा, फिर हमारे पास ट्रीटमेंट देखा, तो और फाइनली हमारे पास रिजल्ट देखा। तो टर्जिडिटी इज टेम्पोररी इन टेम्पोररी लॉस इन टेम्पोररी विल्टिंग, व्हाइल परमानेंट लॉस इन
परमानेंट विल्टिंग। रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन एक्सीड हो रहा है और यहाँ पे रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन काफी ज्यादा एक्सीड हो रहा है। ट्रीटमेंट है हमारा पानी दे दो, और दूसरा परमानेंट का तो हमारा विल्टिंग डिसअपियर नहीं होगी एंड टेम्पोररी में प्लांट रिकवर कर जाएगा, पर परमानेंट से प्लांट रिकवर नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। व्हाई आर द नेचुरल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल? गिव एग्जांपल्स। तो जो नेचुरल मेम्ब्रेन्स होती हैं दे आर सिलेक्टिवली परमिएबल। तो हमें क्यों सिलेक्टिवली परमिएबल होती हैं, और साथ ही साथ हमें एग्जांपल्स देने हैं नेचुरल मेम्ब्रेन्स के। सबसे पहले जो नेचुरल मेम्ब्रेन्स हैं वो एंट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज, वाटर एंड विटामिन्स को अलाउ करती हैं बिकॉज दे आर यूजफुल टू द सेल, एंड एग्जिट ऑफ वेस्ट मटेरियल्स को अलाउ करती हैं, एंड ऑल्सो प्रिवेंशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस एंटरिंग द सेल भी हमारा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ही अलाउ सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू ही होता है। फिर मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस इन द सेल, वो भी हमारा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू ही होता है। उसके बाद हमें एग्जाम्पल्स देने हैं जो हमारा सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन या नेचुरल मेम्ब्रेन्स है। तो लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स लाइक फैट सॉल्युबल विटामिन्स और अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल्स लाइक O2 एंड CO2 आर इजीली ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द लिपिड बाइलेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जबकि हमारे पास अगर वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं जैसे कि सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है, ग्लूकोज है, तो दे आर ट्रांसपोर्टेड विद द हेल्प ऑफ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। ठीक है, तो हमारे पास लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस है वो इजीली ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे, और गैसेस अगर हैं तो वो भी हमारे इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। जबकि अगर वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस है या आयंस हैं तो उनके ट्रांसपोर्ट में हमें दिक्कत आएगी, उनके लिए ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की जरूरत पड़ेगी। तो ये है हमारा natural membranes का examples और why are natural membranes selectively permeable। ठीक है, फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। हैलोफाइट्स में शो सेल प्रेशर वेरी मच हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक्सप्लेन हाउ दिस कैन हैपन। ठीक है, तो जो हैलोफाइट्स होते हैं वो सेल प्रेशर वेरी मच हायर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर शो करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि दे आर द प्लांट्स दैट ग्रो इन सैलाइन एनवायरनमेंट दैट हैव लो वाटर पोटेंशियल कंपेयर्ड टू अदर सेल्स। इसके वजह से क्या होता है, एक्सोऑस्मोसिस देखने को मिलता है, और एक्सोऑस्मोसिस के वजह से वाटर लॉस हो सकता है। इसीलिए दे हैव अडेप्टेशंस दैट अलाउ देम टू स्टोर सॉल्ट इन देयर सेल्स। इन अडेप्टेशन के वजह से दे स्टोर सॉल्ट इन देयर सेल्स, एंड उसके वजह से क्या होगा, जो हमारे पास एक्सेस सॉल्ट होता है सेल्स के अंदर उससे वो हाइपरटोनिक हो जाते हैं एज कंपेयर टू द सराउंडिंग सॉल्ट वाटर, and this will help them to maintain an internal osmotic pressure which is greater than the atmospheric pressure। ये जो excess of salt होता है stored in plants के अंदर वो उनको help करता है to maintain a greater internal osmotic pressure than the atmospheric pressure। this is the reason जो salt का accumulation है उससे हमारा जो सेल प्रेशर है वो बहुत ज्यादा हाई हो रहा है देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। The radio labeled carbon in the carbon dioxide supplied to potato plants in an experiment was seen in the tuber eventually. Trace the movement of the labeled carbon dioxide। हमने कार्बन डाइऑक्साइड दिया प्लांट को और फिर वो ट्यूबर में हमें देखने को मिला। इसका मूवमेंट हमें बताना है। तो सबसे पहले जो रेडियो लेबल्ड कार्बन है उसने क्या किया होगा, वो एंटर किया होगा दिल टोमाटा। उसके बाद जो मेसोफिल सेल्स हैं जो कि सोर्स है हमारे पास, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका फिक्सेशन हुआ होगा इन द मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीफ थ्रू द प्रोसेस ऑफ कैल्विन साइकिल। हमें पता है C3 साइकिल जो है वो हुई होगी। उसके बाद क्या हुआ होगा, जो कार्बन है इट इज फाउंड इन द ग्लूकोज मॉलिक्यूल दैट इज फॉर्म्ड। अब ये कार्बन जो है वो हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो फॉर्म हुआ इस कैल्विन साइकिल से उसमें इनकॉर्पोरेट हो गया होगा। अब पॉलीमराइजेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स
takes place to form starch. अब ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुए होंगे बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, उससे क्या हुआ होगा, स्टार्च बना होगा, एंड दीज स्टार्च ग्रैन्यूल्स आर फाउंड इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। तो ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में हमें स्टार्च ग्रैन्यूल्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद कॉम्पेनियन सेल्स के पास जाएगा जो स्टार्च है हमारा, दैट इज कन्वर्टेड टू सुक्रोज, और ये कॉम्पेनियन सेल ऑफ द फ्लोएम में जाएगा। और यहाँ पे हमने देखा था कॉम्पेनियन सेल में ये कैसे जाता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से जाता है। सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट को हेल्प करके ये कॉम्पेनियन सेल के अंदर चला जाएगा जो हमारा स्टार्च कन्वर्ट हुआ सुक्रोज के अंदर। उसके बाद सीव ट्यूब में एंटर कर जाएगा बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द कॉम्पेनियन सेल टू द सीव ट्यूब। अब सीव ट्यूब के एंटर करने के बाद जो रेडियो लेबल्ड सुक्रोज है इट विल ट्रैवल डाउनवर्ड्स, और फाइनली जो सुक्रोज है सोर्स से सिंक, यानी हमने जो मास फ्लो हाइपोथेसिस पढ़ा था उसी को हमें यहाँ इनकॉर्पोरेट करना है, और कैसे जो है हमारा रेडियो लेबल्ड, जो भी हमारा कार्बन रेडियो लेबल्ड है वो हमारा सोर्स से सिंक तक, यहाँ पे सिंक है हमारे पास रूट ट्यूबर। तो जो सुक्रोज है नाउ इट विल गेट अनलोडेड इनटू द सिंक, दैट इज द सेल्स ऑफ द ट्यूबर वेयर इट इज स्टोर्ड एज स्टार्च। तो यहाँ पे अनलोडिंग होगी हमारे पास सेल्स ऑफ द ट्यूबर में, जहाँ पे ये स्टार्च के तरह स्टोर होगा आफ्टर अनलोडिंग। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। वाटर मॉलिक्यूल इज वेरी पोलर, पोलर एंड ऑफ मॉलिक्यूल अट्रैक्ट्स opposite charges on another water molecule. How will you explain this property with reference to upward movement of water? वही हमें अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर गिवन द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर हमें कमेंट करना है, यानी हमें बेसिकली एसेंट ऑफ सैप जो है उसको समझाना है। तो ये तो हमने कई बार ऐसा सेम क्वेश्चन किया है कि वाटर की प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसके वजह से जो वाटर है ये फॉलोइंग प्रॉपर्टीज को दिखाता है जो हमारे एसेंट ऑफ सैप को हेल्प करती हैं। तो पहली है कोहेशन, फिर है सरफेस टेंशन, एंड फाइनली एडहेशन है। तो हमें एक एक प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करना है। तो पहला आता है हमारे पास कोहेशन। सो कोहेशन एंड एसेंट ऑफ सैप को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? सो कोहेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between like molecules due to hydrogen bonding, and this property gives high tensile strength to the water column. The continuity of water column is maintained, allowing for ascent of sap. तो जो एसेंट ऑफ सैप होता है, कोहेशन क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लाइक मॉलिक्यूल्स। तो वाटर मॉलिक्यूल्स का एक दूसरे के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दैट इज कॉल्ड कोहेशन, एंड दैट इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इससे क्या होगा, जो वाटर कॉलम है उसकी स्ट्रेंथ बनी रहेगी, वाटर कॉलम एकदम अच्छा टाइटली पैक्ड रहेगा और मूव करेगा अक्रॉस द जाइलम, और ऐसे हेल्प होगी इन द एसेंट ऑफ सैप। उसके बाद एडहेशन क्या है? तो जो एडहेशन है इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स और जाइलम के बीच ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है ये भी, और इससे हाई कैपिलैरिटी इंश्योर होती है, दैट इज द एबिलिटी टू राइज इन अ नैरो ट्यूब और कॉलम। सो एक नैरो ट्यूब या कॉलम है उसके अंदर एबिलिटी टू राइज जो होगी वो होगी हमारे पास बिकॉज ऑफ एडहेशन। सो एडहेशन विल हेल्प इन द, फिर से एडहेशन जो है दैट विल हेल्प इन द एसेंट ऑफ सैप, दैट इज मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द वाटर कॉलम। देन सरफेस टेंशन क्या है? तो सरफेस टेंशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स इन द लिक्विड फेज। और इससे क्या होता है, हमारे पास जो वाटर मॉलिक्यूल्स है मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करते हैं और कैपिलैरिटी इंश्योर होती है। Then finally, ascent of sap, the upward movement of water in plants is called ascent of sap, and it is driven by transpiration pull. So ये transpiration pull hydrogen bonding between water molecules जो है वो help कर रहा है in 3 properties, that is cohesion, adhesion and surface tension, which is helping the plant in carrying out ascent of sap, and जो transpiration pull है उसको maintain करने में ये properties of water जो है वो help कर रही हैं।
देन फाइनली हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। ये एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपको दिख रहा है, उसमें आपको बताना है कि ये सेटअप क्या डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं लीफी शूट है, रबर ट्यूबिंग है, एयर फ्री वाटर है, मरकरी है। तो ये सेटअप क्या डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है? इट इज डिमॉन्स्ट्रेटिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन as it shows upward movement of water due to transpiration pull। तो यहाँ पे ट्रांसपिरेशन हो रहा है, इसके वजह से अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर हो रहा है। सो द सेटअप इज डिमॉन्स्ट्रेटिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। सो यहाँ पे प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट हो रहा है इस सेटअप के थ्रू। ठीक है, तो जो सेटअप डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है दैट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो अब क्या लिखा है उस क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट विल हैपन टू द लेवल ऑफ वाटर इफ अ ब्लोअर इज प्लेस्ड क्लोज टू द सेटअप। अगर आप ब्लोअर को रखते हैं क्लोज टू द सेटअप, इससे क्या होगा, जो स्पीड ऑफ विंड है अराउंड द प्लांट वो इंक्रीज हो जाएगी। तो स्पीड ऑफ विंड इंक्रीज हो जाएगी तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी इंक्रीज हो जाएगा, एंड रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीज हो जाएगा तो वाटर लेवल जो है वो हमारा नीचे चला जाएगा, यानी वाटर लेवल जो है वो इट विल गो डाउन। सो लेवल ऑफ वाटर जो हमें दिख रहा है वो हमारा नीचे चला जाएगा अगर रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद विल द मर्करी लेवल फ्लक्चुएट इफ फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट इज स्प्रेड ऑन लीव्स। अब फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट क्या होता है, एक एंटी ट्रांसपेरेंट होता है। तो अगर इसको हमने लीव्स पे स्प्रे कर दिया जो ट्रांसपिरेशन है उसका रेट इनहिबिट हो जाएगा। सो मर्करी लेवल जो है हमारा वो नीचे जाने लगेगा बिकॉज रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज बीइंग इनहिबिटेड। सो अगर हम फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट को स्प्रे करते हैं ऑन द लीव्स, सो व्हाट विल हैपन, द मर्करी लेवल विल गो डाउन। तो यहाँ पे गो अप और गो डाउन में से गो डाउन होगा बिकॉज इट इज एन एंटी ट्रांसपेरेंट। तो एंटी ट्रांसपेरेंट में हमने एक और पढ़ा था, दो पढ़े थे, एस्पिरिन भी होता है, एब्सिसिक एसिड भी होता है, और हमने यहाँ पे देख लिया फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट। तो आपको ये तीनों में से कोई भी आए तो आपको याद रखना है कि दे आर एंटी ट्रांसपेरेंट्स। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं इस चैप्टर के। तो हमने एक एक क्वेश्चन को अच्छे से किया है, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप हर क्वेश्चन को इन डेप्थ पढ़ें, क्योंकि उसी से हमारी एमसीक्यू की नॉलेज आती है जब आप एक एक चीजों को अच्छे से पढ़ते हैं। और एमसीक्यूज इन्हीं चीजों को एक पॉइंट्स में करके आते हैं, एमसीक्यूज कहीं और से नहीं आते, चैप्टर के अंदर से ही क्वेश्चन से ही आते हैं। सो इसी के साथ हम ये चैप्टर कंप्लीट करते हैं। तो आगे आप पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।